साइफाई हॉरर ड्रामा जॉनरा की स्ट्रेंजर थिंग्स 4 एक्चुअली परफेक्ट ब्लेंड है आपके हर एक इमोशंस का। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, कॉमेडी है, हॉरर है और भी काफ़ी कुछ। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी मिली बॉबी ब्राउन। सीरीज एक मिस्ट्री से शुरू होती है जहां 11 अपने बचपन में एक पूरे हॉस्पिटल को शमशान बनाती नजर आती है। और उसने ऐसा क्यों किया इसका आंसर हमें वहां नहीं दिया जाता। लेकिन हाँ, 11 इस डॉक्टर को नहीं मारती क्योंकि हमें ट्रेलर में दिखाया गया था कि ये भाई साहब प्रेजेंट वाली 11 से कुछ गुफ्तगू करते हैं। स्टोरी पिछले सीजन के एंड से 6 महीने बाद सेट स्टार्ट होती है जहां 11 माइक को पोस्ट कार्ड के जरिए अपने रूटीन के बारे में बताते हुए दिखाई देती है। वो बताती है लेनोरा हिल्स में उसे डेली लाइफ में क्या कुछ फेस करना पड़ता है और वो अभी भी कितनी चीज़ों को टैकल कर रही है। बेसिकली हमें उन सबकी टिपिकल पर्सनल लाइफ देखने मिलती है जहां वो सभी एक रीयूनियन का वेट कर रहे होते हैं। अगर तुमको नहीं पता तो ये सीज़न 2 वॉल्यूम्स में रिलीज़ होगा, जहां पहला वॉल्यूम रिलीज़ हो भी चुका है, जिसमें मिनिमम एक एक घंटे के साथ 7 एपिसोड हैं। मतलब आपको इसे 8 से 9 घंटे देने पड़ेंगे। सीरीज स्टार्ट बहुत ही ब्राइटली होती है जहां आपको इसका ह्यूमर भी काफ़ी पसंद आएगा। कई बार तो तुम हंस भी पड़ोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब मैं पहले ही बता दूं, सीरीज़ में सेम टाइमलाइन की 4 स्टोरीज को कवर किया गया है। पहले तो 11 की, जिसे अब उसकी पावर्स वापस चाहिए ताकि वो दुनिया को बचा सके। दूसरी तरफ माइक, विल, जोनाथन और उसका गंजेड़ी दोस्त जो 11 को ढूंढकर अब उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तीसरी डस्टिन, लूकस, मैक्स, स्टीव, रॉबिन, नैन्सी और एडी की, जिन्होंने अपसाइड डाउन का गेट ढूंढ निकाला है और अब वो वहीं फंस चुके हैं। और चौथा जॉइस और मरी की, जो हॉपर को ढूंढने के चक्कर में रशिया तक जा पहुंचे हैं। देखो, पहले मैं इस बात को लेकर डरा हुआ ज़रूर था कि जितने साल बाद ये सीरीज़ आ रही है उसे देखना वर्थ होगा भी या नहीं। लेकिन यार, क्या सेक्सी सीज़न बनाया है इन्होंने। चलो अब स्टोरी पर वापस आते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर जॉयस के घर एक पार्सल आता है जिसमें एक डॉल के अंदर छिपा एक लेटर मिलता है। वो चिट्ठी पार्सल के साथ रशिया से आया था, जो जॉयस को ये बताता है कि हॉपर अभी भी जिंदा है। और हमें एक सीन में ये भी पता चला कि हॉपर दरअसल बचा तो बचा कैसे और वो रशिया कैसे पहुंचा। लेकिन हॉपर को देखकर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती क्योंकि उन्होंने पहले ये बता के सारा मज़ा किरकिरा कर दिया था कि हॉपर जिंदा है। शायद से उन्हें नोवे होम के क्रिएटर से ये बात सीखनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, उस पर जो टॉर्चर किए जा रहे थे और वहाँ से आज़ाद होने के लिए वो डेस्परेटली जितना एफर्ट मार रहा था, उसको देखकर पिटी वाली फीलिंग ज़रूर आती है। और अल्टीमेटली वो वहाँ से भाग भी जाता है, लेकिन जब किस्मत में लिखे हो लोड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकोड़े, वो फिर पकड़ा जाता है। फिर हमें मैक्स अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए दिखाई देती है जहाँ उसके पास्ट ने उस पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट डाला था। तभी अगले सीन में हमें कृति देखने मिलती है जिसे टॉयलेट में वेकना दिखाई और सुनाई देने लगता है। और जंगल में वो घड़ी भी, जो ट्रेलर में दिखाई गई थी। और जब तक वो कुछ समझ पाती है वो ब्रूटली मारी जाती है। और फिर कुछ ऐसा ही फ्रेड के साथ भी होता है और फिर पैट्रिक के साथ भी। और हम यह गलत साबित होते हैं क्योंकि मैक्स वैकना की कोई होस्ट नहीं होती। एक्चुअली कोई भी नहीं होता। और इन सभी इवेंट्स की जानकारी से दूर हमारे सभी हीरोज अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। और अगर तुम लोग डायलॉग्स पे ध्यान दोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वैकना कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। वो एक ब्लैक मैजिक करने वाला मॉन्स्टर है जिसने पहले भी काफ़ी लोगों की हत्याएं की थी। वो माइंड फ्लेयर का सबसे शक्तिशाली दूत है जो अपना शिकार उन लोगों को बनाता है जिससे पास्ट ट्रॉमा का इश्यू हो, सोने में दिक्कत आती हो, बुरे सपने आते हो रिगार्डिंग देयर ट्रॉमास, और जान ले लेने वाला सिरदर्द होता हो। और जब वैकना किसी से कनेक्शन बनाता है तो उस इंसान के नाक से खून निकलने लग जाता है। उसे वैकना की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वैकना और वो घड़ी बार बार दिखाई देने लगते हैं और ठीक 6 दिन बाद वो वैकना के हाथों मारा जाता है। फिर जब डस्टिन और बाकी सभी लोग एडी नाम के इस बंदे को ढूंढ लेते हैं, तब न सिर्फ उन्हें ये पता चलता है कि सारी घटनाएं अपसाइड डाउन से जुड़ी हुई हैं, बल्कि ये भी पता चलता है कि वैकना ने अपना सबसे पहला शिकार 1959 में विक्टर की फैमिली को मार के किया था। और तब जाकर ही उन्हें ये पता चलता है कि वो गेट लवर्स लेक के नीचे है। देखो, बात करें 11 की तो वॉल्यूम 1 में उसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, मतलब वॉल्यूम 2 पूरा उसका ही होगा। इस वॉल्यूम में हमें माइक लेनोरा हिल्स 11 के पास आता दिखाई देता है जहाँ उसे 11 की प्रॉब्लम्स का पता चलता है। और विल्पर को ध्यान भी नहीं देता, हमेशा की तरह वो अकेला रह जाता है। हमेशा इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है यार। और नैन्सी हॉकिंस में ही रुककर सारा मांजरा समझने की कोशिश करती है और फिर उसका दोस्त मारा जाता है। दूसरी तरफ 11 किसी का सर फोड़ देती है जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बीच में ये डॉक्टर उन्हें उठा ले जाते हैं और उसे वैकना के बारे में बताते हैं कि 11 को फिर से उसे हराना होगा। और फिर सिलसिला शुरू होता है 11 की शक्तियों को वापस लाने का, जो पिछली बार से भी ज़्यादा पावरफुल होंगी। और इस बार दुश्मन रशियंस नहीं बल्कि खुद अमेरिकन मिलिट्री है, जिन्हें ये लगता है कि वो सारे मर्डर्स 11 कर रही है हॉकिंस में कहीं छुपकर। अब तुम लोगों को ये देखना चाहिए या नहीं यार, मैं तो इसे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर देखो। और इसका क्लाइमैक्स के बारे में तो क्या ही कहूँ, सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मैं तो कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट। और अभी वॉल्यूम 2 आना बाकी है जो 1 जुलाई को रिलीज़ होगी 2 एपिसोड्स के साथ।
जिसका टोटल रन टाइम 3.5 से 4 घंटे का होगा। और मिली बॉबी ब्राउन को फिर से देखने के लिए यार सच में वेट नहीं हो रहा मुझसे। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना ताकि अगली बार भी हमारी मुलाकात हो पाए। और कमेंट में मुझे बताना ना भूलें कि आपको मिली बॉबी ब्राउन कितनी पसंद है। एंड स्टे ट्यून्ड विद लेज़ी लोंडे।